ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो आपकी बहुत सारी जो ज़रूरत है इंटरनेशनल सब्जेक्ट की उसको पूरी कर देगा। जैसे ये आपको इंटरव्यू में भी काम देगा एज वेल एज जो आपकी जो मेंस राइटिंग है उसमें भी से भी कुछ टर्म आपके यहाँ से वहाँ पर काम दे देंगे। और ऐसे भी ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरत है, नॉलेज की बहुत ज़रूरत है फर्दर किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए आगे या लाइफ में किसी भी चीज़ों के लिए। देखिए, जो रूस ने यूक्रेन पे जो हमला किया है वो पहले से संभावित था कि ये हमला होकर रहेगा। जो सिम्टम्स थे, जिस तरह से उसने सैनिक जमावड़ा लगाया था, अगर वो सैनिक जमावड़े को ऐसे ही हटा लेता तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है, रूस की जो इज्जत है वो दांव पे लग जाती। और आप थोड़ा पीछे के हिस्ट्री को देखें कि जिस तरह अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में या फिर और कई देशों पे जिस तरह से हमले किए या उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से दखल दी, जैसे सीरिया में देख लीजिए या फिर इराक का इशू देख लीजिए, उस हिसाब से एक उसने नैरेटिव सेट कर दिया था कि जो देश दूसरे देश में जाके युद्ध लड़े और वहाँ के सिस्टम्स को बदल दे वो महाशक्ति। ये एक तरीके से उसने नैरेटिव को सेट कर दिया था। रसिया जो किसी ज़माने में महाशक्ति रहा था वो काफ़ी छटपटाहट में था, खास करके बहुत सारी छटपटाहट थी उसकी। उसने खैर कई देशों में इन्वेड किया भी, खास करके जब रसिया ब्रेक हुआ था 1991 में और 15 देश उससे अलग हो गए थे, तो समय समय पे उसने अपने उन्हीं देशों पर उसने जो है वो अटैक किया है। और आप एक चीज़ देख लीजिए, जैसे एक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो भी था लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, वो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। और फिर रसिया ने बनाया था वारसा पैक्ट, तो वारसा पैक्ट तो बहुत पहले ख़त्म हो गया और रूस के यूएसएसआर के विघटन के साथ ही बाकी चीज़ें नाटो भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में ये हुआ कि नाटो का उल्टे विस्तार हो रहा था और विस्तार वैसे देशों में हो रहा है जो रसिया के पार्ट, यूएसएसआर के पार्ट रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि जब मिखाइल गोर्बाचोव ने दो नीति अपनी लेकर के आई थी, पेरेस्ट्रोइका और एक और थी नीति, तो खुलेपन की नीति जब लेकर के आए थे और उसके कारण क्या हुआ, जो रूस का विघटन हो गया। और ये जो खुलेपन की नीति लाए थे और जो अपनी आर्थिक सीमाओं को ओपन किया था वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पे किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि जब रूस का विघटन हो जाता तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश रूस के साथ अपनी सिंपैथी जताते, अपनी सद्भावना उसके साथ देते। लेकिन आप देखें कि हुआ क्या था उस समय में। बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं 1991 के बहुत बाद में जिनका जन्म हुआ होगा, वो देखेंगे कि अमेरिका और बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो एक तरीके से हंस रहे थे रूस के ऊपर में कि देखो देखो, एक जो व्यवस्था उन्होंने जो बनाई थी वो कैसी ध्वस्त हो गई और देखो पूंजीवाद की किस तरह से जीत हुई। इसने रूस को अंदर से बहुत चिढ़ा दिया। उस समय जो व्लादिमीर पुतिन रहे होंगे, उस समय रूस की किसी सेवा में केजीबी के वो एजेंट रहे थे, तो उस समय जाहिर सी बात था कि उनके मन के ऊपर जो है ना इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा कि भाई यूएसएसआर इतना पावरफुल देश और इकोनॉमी और अपने ही मॉडल में वो कोलैप्स कर गया था। और कोलैप्स करने का बाकी देश कहाँ तो उसके साथ सिंपैथी में खड़े होते और बातें करते, कहाँ उसका मजाक बना रहे थे। तो अभी का जो समय है, आप ऐसा देखिए कि इतिहास जो है ना वो हमेशा वर्तमान जो है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। यानी वर्तमान जो है ना चाहते हुए भी इतिहास को ढोता है और ढोना उसकी मजबूरी है, नहीं तो उसकी प्रासंगिकता उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए कि जब रसिया के टूटे हुए देश जब नाटो के पार्ट हो रहे थे और नाटो बिल्कुल समीप पहुँच रहा था रसिया के, तो रूस उस समय छटपटाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही समीकरण बंद हुए, कुछ समीकरण बदले, जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका हार गया, उसको हार ही बोलेंगे, इतने लंबे समय तक रहने और अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके अलावा सीरिया में देखिए, सीरिया में रसिया ने एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती दे डाली अमेरिका को। बशर अल असद अभी भी वहाँ पे है। उसी तरह वेनेजुएला को देख लीजिए,
मादरौ सरकार को हटाने के लिए अमेरिका किस हद तक गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, और जहाँ जहाँ अमेरिका जा रहा है वहाँ रूस भी अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है। अब यूक्रेन है, यूक्रेन पार्ट बनना चाहता था नाटो का, खास करके जब उसके एक बड़े हिस्से को रूस ने जब हटा लिया था, एक बड़ा हिस्सा था ना उसका जिसको युद्ध में हटा लिया था उसको रसिया ने। तो इसके बाद नाटो का पार्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी थी यूक्रेन को, और यूक्रेन पश्चिमी देशों के बहुत करीब जा रहा था। जाहिर सी बात है कि रसिया को ये चीज़ पसंद नहीं थी और बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। अब रसिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था काफ़ी लंबे समय से, लेकिन पुतिन ने जब देखा कि अमेरिका जब पुल आउट कर गया इन देशों से, अफ़गानिस्तान से और इराक से भी एक तरीके से उसने पुल आउट ही किया, और इस तरह से आप देख रहे हैं इधर जो ये इजराइल संघर्ष को देख रहे हैं, जिस तरह से इजराइल खुल के एग्रेशन दिखाता है इसके तरफ, फ़िलिस्तीनियों की तरफ। इस सब ने रूस को समझिए एक तरीके से खुला जो है एक तरीके से क्षेत्र दे दिया, मतलब ओपन हैंड दे दिया। अब रूस जो है यूक्रेन के ऊपर जब अटैक कर रहा है तो इसका भारत के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। पहला तो आम आदमी का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। मेरे जानने वाले कुछ हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, MBBS कर रहे थे, उसमें से एक मैडम से कल मेरी बातचीत हुई जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनकी बच्ची वहाँ फंस गई है। इसी बार उसने एडमिशन लिया था ब्रिटेन में, यूक्रेन में। तो ये कि इशू है कि भाई 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में फंस गए, उनका बहुत सारा पैसा फंस गया, और ये बड़ा तकलीफ़ का मसला है सिंगल फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली जो भारत में MBBS की महंगी सीट अफोर्ड नहीं कर पाते, वही इन देशों में अपने बच्चों को भेजते थे। ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग ही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। तो समझिए जो 20 से 30 हज़ार फैमिलीज़ है ना, उनकी इकोनॉमी पे ये बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे कि आप देखिए जो रसिया जो है फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा निर्यातक है। फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा रसिया ही निर्यात करता है पूरे वर्ल्ड में। टाइटेनियम हो गया या फिर गैस हो गया, गैस और तेल, इन सब का भी बहुत बड़ा निर्यातक है रसिया। तो जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा रसिया के ऊपर में, इन सब की जो गेहूं का भी बहुत बड़ा निर्यातक है रसिया, तो इन सब के कारण जो है पूरे वर्ल्ड में फर्टिलाइज़र्स और बाकी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, और जो भी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स हैं, उनके दाम भी स्वाभाविक तौर पे बढ़ेंगे, और ये बढ़ना जो है ना अभी आने वाले समय में वो दिखेगा। तो कोविड के बाद जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही थी, उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा सेटबैक है ये। और इसके अलावा यूक्रेन जो है, यूक्रेन को रसिया जीतने के बाद वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा और बाद अपनी सरकार को बैठाएगा, जैसा उसने बेलारूस में कर रखा है। बेलारूस में उसने अपनी जो है वो कठपुतली सरकार उसने वहाँ पर जो है बैठा रखी है। तो उसी तरह वो लुकाशेंको की सरकार वगैरह के बारे में हम लोग देखते ही रहते हैं कि किस तरह से वो बंदूक लेकर के वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति गोली मारो भेजे में। अरे भाई क्या चल रहा है, पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप देखिए तो अभी भी बचकानी हरकतें हो रही हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमें बोलने की जो है आज़ादी है। रसिया में, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ नहीं रहने के कारण वहाँ अलग तरीके की समस्याएं हैं। जो यूथ है वहाँ की, या जो बड़ी संख्या में ये लोग हैं, वो अंदर से उबलते हैं, उनके पास कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है। जिस तरह से मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ और खुल के कोई भी बात रखता हूँ, वहाँ पे लोग नहीं रख सकते। व्लादिमीर पुतिन अपनी घरेलू समस्याओं में भी काफ़ी उलझे हुए थे। दरअसल जिस तरह से देखिए नावेल्नी की समस्या हुई, नावेल्नी जो थे पत्रकार और वो जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखा के रसिया ने जिस तरह से उनको मारने की कोशिश की, फिर वो बच गए, वापस से रसिया आ गए, और रसिया के राष्ट्रपति को खुला चैलेंज कर रखा था उन्होंने। तो इस हिसाब से व्लादिमीर पुतिन काफ़ी बैकफुट पे आ गए थे। अब वहाँ पे हमला करके जो है अपनी एक खाल भी बचा रहे हैं,
और 2 टर्म से ज़्यादा वहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता था, लेकिन पुतिन ने सब उलट-पुलट करके 2036 तक अपनी जो है वो सीट जो है वो सिक्योर कर ली है कि तो घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भी यूक्रेन की जंग जो है वो एक बहुत अच्छा टूल रहा इनके लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए। पूरी दुनिया पे इसका जो भी इफ़ेक्ट पड़े, लेकिन कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो पड़ेगा नहीं, और चांसेस बहुत कम है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, कोई बहुत बड़ी विश्व युद्ध हो जाए, ऐसी चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये एक सोच को गति देती है, जिससे भारत की जो पॉलिटिक्स है उससे कैसे प्रभावित होगी। स्वाभाविक रूप से अमेरिका कमज़ोर पड़ेगा तो चाइना की पोजीशन मजबूत होगी, और चाइना ने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया है भारत के खिलाफ, और रूस जिस तरह से चाइना की तरफ चला जाएगा, उस तरीके से जो है ना भारत के लिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें उसके भारत के लिए थोड़ा नुकसान ही है। अब भारत कैसे बैलेंस करता है वो अलग चीज़ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीज़ें और फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ेगी, ये तो स्वाभाविक है। टाइटेनियम वगैरह की कीमत बढ़ेगी, ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसका कुछ और ड्रॉबैक भी होने वाला है। कुछ और ड्रॉबैक होने वाले, जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। रूस के ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, प्रतिबंध लग चुके हैं, लेकिन रूस उन सारे प्रतिबंधों से बच जाएगा क्रिप्टो करेंसी की वजह से। रूस ने अपनी रूबल को भी जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस हिसाब से पूरी दुनिया में वो रसिया जो है लगभग क्रिप्टो करेंसी और बाकी चीज़ों के ज़रिए व्यापार कर पाएगा। तो उसकी इकोनॉमी रूस की बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी, सफ़र तो करेगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में सफ़र उसको नहीं करेगी उसके ऊपर में। और भी चीज़ें हैं जो चलती रहेगी। फ़िलहाल तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, इसको देखेंगे कि आगे क्या हिसाब किताब बैठता है। लेकिन अभी जितनी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी मैंने उतनी चीज़ें बता दी है, और इन फ्यूचर में ये जो जंग है, ये जंग का माहौल ये पूरे सिस्टम को स्पॉइल कर देगा, क्योंकि रसिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट था उसके सैनिक साजो सामान का, वो वापस से वो उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी उसकी सेल आउट होगी। बहुत सारे देश, यूक्रेन और उसके सटे हुए जितने देश हैं, जैसे यूक्रेन के पास अगर परमाणु बम होता तो शायद रसिया इस तरह से एग्रेशन नहीं करता। तो एक परमाणु बम की एक चुपचाप से एक नई सी होड़ शुरू हो जाएगी, और हर देश जो है अपना जो है परमाणु बम का जखीरा वो बढ़ाने लग जाएंगे। और जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की भाषा होती जा रही है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नए जो है ना समस्याओं को जन्म देगी। और हम देखते हैं कि अभी भी हमारे जो भी बड़े पोस्ट पे जो बड़े लीडर्स जिसको हम मानते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ तक जाती है ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि अभी जैसे 3000 साल का हमारे पास लिखित इतिहास है, तो इतने सारे संधियाँ हुई, इतने सारे युद्ध हो गए, इतने सारे समस्याएं हुई, और लोगों ने बैठ के उसका सॉल्यूशन किया, कुछ का सॉल्यूशन जंग से किया। इतना डेटा हमारे पास है कि इस डेटा के अनुसार से इन फ्यूचर में हर युद्ध को टाला जा सकता था और लोग मिल बैठ के अपना सॉल्यूशन कर लेते। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि लोग इतिहास से कुछ सीखने की फिराक में हैं। तो आने वाला समय और कॉम्प्लेक्स होगा, और लोगों की जो ज़िंदगी है और जटिल होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से और आगे बढ़ेगी और जिस तरह से बूम होगा, उस तरह से नई जो समस्या है और नई संभावना भी वो पैदा होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ और भी कुछ इसमें विशेष कुछ होगा तो हम लोग फिर लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव बात बताई होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।